दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सीरीज है। इस सीरीज का सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में आप क्वेश्चन 5 to 55 तक कवर कराया जाता है। उसके अकॉर्डिंग सेकंड सेशन का 8वां वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन 206 से 226 तक कवर कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 206 से शुरू किया जाए। साक्ष्य स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 31, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 तथा ऑप्शन डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 61। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में अनिवार्य नियम का सिद्धांत सम्मिलित है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम शामिल है, क्योंकि इस धारा में ऐसे व्यक्ति का कथन प्रावधानित है जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युकालीन कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी प्राइवेट व्यक्ति या डॉक्टर, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष क्या मृत्युकालीन कथन किया जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन मृत्युकालीन कथन किसके समक्ष किया जाना चाहिए? इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। अनेक न्यायिक निश्चयों के सार में यह कहा जाता है कि यह उसी व्यक्ति के समक्ष या फिर मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधिकारी या डॉक्टर के समक्ष किया जाना है जो कथनकर्ता के समक्ष उसके मृत्यु के ठीक पूर्व उपलब्ध हो। सर्वोत्तम रूप में इसे मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्सक या उसका उपचार कर रहा होता है के समक्ष किया जाना चाहिए। ओके, AMA पेलुमोन बनाम गुजरात राज्य के मामले तथा कौसाली बनाम राज्य के मामले या इलाहाबाद PSC देवराजी बनाम कर्नाटक राज्य का मामले में उपयुक्त निर्णय दिया गया, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी, पुलिस के अधिकारी के समक्ष, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष भी मृत्युकालीन कथन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर ए मृत्युकालीन कथन प्रतिष्ठांकित करने वाला डॉक्टर का परीक्षण नहीं होने से मृत्युकालीन कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर हमेशा प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी हस्ताक्षर करने में असमर्थ पद लिखे कथनकर्ता द्वारा मृत्युकालीन कथन पर हस्ताक्षर नहीं करने से मृत्युकालीन कथन की सत्यशीलता संदेहास्पद नहीं होती। ऑप्शन सी जब मृत्युकालीन कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हो तो मृत्युकालीन कथन सुसंगत नहीं होगा। ऑप्शन डी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित कथन को मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मृत्युकालीन कथन कौन सही नहीं है, इसमें लिखे प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन सी, यानी जब मृत्युकालीन कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हो तो मृत्युकालीन सुसंगत नहीं हुआ, यह गलत है। ओके, यानी कौन कौन सही है? A, B और D सही है, जबकि सी क्या है? गलत है। जबकि होता यह है कि मृत्युकालीन कथन सुसंगत यानी असंगत नहीं हो जाता है जब कथनकर्ता या कथन करने के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद होता है तो मृत्युकालीन कथन विसंगत नहीं हो जाता है। ओके, यानी वह सुसंगत रहता है। इसमें क्या बताया? सुसंगत नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। ऑप्शन ए सिर्फ तभी वह जब लिखित में हो। ऑप्शन बी यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो। ऑप्शन सी केवल तब जब वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। केवल तब जब वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। 209 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में तभी ग्राह्य होगा जब यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया तभी वह ग्राह्य होगा। ओके, जबकि कन्फेशन या एडमिशन यानी स्वीकृति या संस्वीकृति पुलिस के समक्ष किया गया रहता है तो ग्राह्य नहीं होता है, लेकिन मृत्युकालीन कथन यानी डायरेक्ट डिक्लेरेशन क्या पुलिस के समक्ष भी किया जाता है तो साक्ष्य में ग्राह्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी FIR में लिखने वाले की मानसिकता योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालीन कथन। ऑप्शन नंबर ए मृत्युकालीन कथन नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन बी साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। ऑप्शन सी मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। ऑप्शन डी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत ऊपर जो प्रश्न है इसमें क्या बताया गया कि मृत्युकालीन कथन यानी FIR के दौरान मृत्युकालीन कथन माना जा सकता है। ऐसे ने एक न्यायिक निश्चय में निर्धारित किया गया कि
के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामावती बनाम बिहार राज्य। यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है या नहीं, तो ऐसे कथन ग्राह्य होगा। ओके, धनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला या फिर रविचंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर फिटनेस प्रमाण पत्र केवल एक सावधानी और सतर्कता का उपाय है, किंतु इसकी अनुपस्थिति मात्र से मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करना उचित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इन द केस ऑफ वीक ऑफ ए शिप ए protest made by a captain whose attendance cannot be produced. Option number A is not a relevant fact. Option B, the judges cannot rely on it. Option C, can be proved by a hearsay evidence यानी सुने से साक्ष्य द्वारा प्रूव किया जा सकता है. ऑप्शन डी इज ए रिलेवेंट फैक्ट. तो 211 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इज द रिलेवेंट फैक्ट यानी भारी साक्ष्य 32 के डिस्टेंट ज के सटीक उदाहरण के तहत यह क्वेश्चन बनाया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर. ऑप्शन सी, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला. ऑप्शन सी, कोटया बनाम किंग एम्परर. ऑप्शन डी, MC वर्गीस बनाम पुनेन. 212 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के बाद में क्या मृत्युकालीन कथन से संबंधित है केस. ओके, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में कहा गया था कि एक स्त्री जिसका गला इतना काट दिया गया था कि वो बोल नहीं रह पा रही थी, उसने हाथ के इशारे में हमलाकारी का नाम बताया. इसे मुख्य कथन माना गया तथा मृत्युकालीन कथन के रूप में साक्ष्य धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत किया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वादों में से कौन सा एक मृत्युकालीन कथन से संबंधित नहीं है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें कोई एक ऑप्शन है जो कोई एक केस है मृत्युकालीन कथन से संबंधित नहीं है, जबकि 3 जो केस है मृत्युकालीन कथन से संबंधित है. ओके, ऑप्शन नंबर ए, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला. ऑप्शन बी, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर. ऑप्शन सी, जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य. ऑप्शन डी, रतनगौड़ा बनाम बिहार राज्य. तो 213 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्या मृत्युकालीन कथन से संबंधित नहीं है, जबकि क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला संबंधित है. पाकला स्वामी बनाम किंग एम्परर, रतनगौड़ा बनाम बिहार राज्य सब किससे संबंधित है? मृत्युकालीन कथन से संबंधित है. ओके, जबकि जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला एविडेंस एक्ट की धारा 118 से संबंधित है, बालक साक्षी से संबंधित है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची कोड को एक सूची से दूसरे सूची को मिलाना है. कौन सा बात किससे संबंधित है? मृत्युकालीन कथन, हितबद्ध साक्ष्य, संस्वीकृति या फिर विवाद किससे कौन से संबंधित है, इसी को मिलान करना है. देख लिया जाए तो मृत्युकालीन कथन किससे संबंधित है? स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थ मृत्युकालीन कथन संबंधित है तथा हितबद्ध साक्ष्य से हो गया आपको भाग्या बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज्य. उसके बाद संस्वीकृति निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार ये हो गया, तथा विबंध श्री बाल श्रीधर बनाम KM मेहारेड्डी विबंध से संबंधित है. BL श्रीधर बनाम KM मेहारेड्डी आपको है विबंध से संबंधित. ओके, तो इस सीक्वेंस मिलाया जाए तो आपका हो गया तो A का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4. ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं के अंतर्गत कुछ तथ्यों को सुसंगतता के विषय में प्रावधान किया गया है तथा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना. ओके, यानी किस केस में किस सेक्शन किस फैक्ट से रिलेवेंट है संबंधित है. ओके, ऑप्शन नंबर ए, हस्ताक्षर विशेषज्ञ हस्तलेख विशेषज्ञ की राय किस धारा पर है. फिर एक ऐसा व्यक्ति द्वारा किया गया सुसंगत जो तथ्य का किया गया कथन जो मर गया है या नहीं मिल सकता किस सेक्शन में, या फिर दंडिक मामले में परिवर्तन अच्छा चरित्र सुसंगत है, या फिर दस्तावेज अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ किस से संबंधित है. इसको अगर मिला लिया जाए तो ई का हो गया हस्तलेख का राय यानी हस्तलेख का राय यानी विशेषज्ञ के राय में ये आ जाता है. ओके, तो ई का हो गया आपको ये सेक्शन किस में है? तो सेक्शन 47 में है. ओके, उसके बाद आपको एक ऐसा तथ्य दूसरा बी यानी एक ऐसा व्यक्ति द्वारा किया गया सुसंगत जो तथ्य किया गया कथन जो मर गया है मिल नहीं सकता किस में आ जाएगा? ये 32 में आ जाएगा यानी बी का हो गया 3 हो गया. ओके, दंडिक मामले में परिवर्तन अच्छा चरित्र यानी सी का हो गया 53 सेक्शन में, तथा डी का क्या हो गया? दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य अब कहाँ हो गया? आपको धारा 22 में दिया गया. इसी को इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं. धारा तथा संबंधित विषयों का सही सुमेलन इस प्रकार है कि धारा 22 में दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तथा धारा 27
धारा 47 में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय सुसंगत है तथा धारा 32 में कैसे व्यक्ति द्वारा किया गया कथन सुसंगत है तथा तथ्य का कथन जो मर गया है नहीं मिल सकता तथा धारा 53 में दंडिक मामलों में पूर्ववर्तन अच्छा चरित्र का प्रावधान किया गया है धारा 53 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी पत्नी को यह बताकर कि पक की पत्नी ने उसे देय भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया था क अपने घर से जाता है। 2 दिन बाद उसका खंडित शव एक ट्रंक में पाया जाता है। क की हत्या के लिए प के विचार में क द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया कथन ऑप्शन नंबर ए ग्राह्य, ऑप्शन बी अंशतः ग्राह्य है, ऑप्शन नंबर सी ग्राह्य नहीं है क्योंकि क के मृत्यु से सीधा संबंध नहीं, ऑप्शन सी ग्राह्य है क्योंकि क के मृत्यु से परिणित हुए संविवार की परिस्थिति संबंधित है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हुआ है ग्राह्य है क्योंकि क की मृत्यु से परिणत हुए संविवार की परिस्थितियों संबंधित है। ओके, आपको जो ऊपर जो फैक्ट है ऊपर जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है या किस केस पर बेस्ड रहते हो पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर पर आधारित है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क की हत्या के लिए प के विचारण में क द्वारा उसकी अपनी पत्नी द्वारा दिया गया उत्कथन बाध्य साक्ष्य देने धारा 32 के 1 के अधीन मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य है क्योंकि वह क के मृत्यु में परिणत हुए संविवार की परिस्थिति से संबंधित यह समस्या पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद पर आधारित है। ओके, जो कि मृत्युकालीन कथन पर निर्देशक यानी मेन केस माना जाता है। ओके, जहाँ जलने के कारण एक मरणसन विवक्षित मस्तिष्क वाला विवाहित महिला के चिकित्सक प्रमाण पत्र से उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वस्थ घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने कहा कि इसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रविचंद्रन पंजाब राज, ऑप्शन बी श्रीपति राव बनाम महाराष्ट्र राज, ऑप्शन सी उकाराम बनाम राजस्थान राज, ऑप्शन डी बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज। 217 का सेंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविचंद्र बनाम पंजाब राज के मामले में उस समय न्यायालय ने उत्कथन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन बी सह अपराधी से, ऑप्शन नंबर सी मृत्युकालीन कथन से, ऑप्शन डी प्रति परीक्षण से। ओके, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्युकालीन कथन से संबंधित कौन सा केस है? पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अधिसाक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अनुसार वे लिखित या मौखिक कथन सुसंगत है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर चुका है या नहीं मिल सक रहा है या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया या जिसकी हाजिरी न्यायालय की दृष्टि में अभियुक्त व्यय या विलम्ब के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या सूचना विवाह की किसी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी किया गया कथन कैसा होता है? सुसंगत होता है। ओके, पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद में प्रिवी काउंसिल जो 1939 का केस है उपरोक्त निर्णय मृत्युकालीन कथन के निर्देशक के बाद के तौर पे माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युकालीन कथन हो सकता है ऑप्शन नंबर ए लिखित, ऑप्शन बी ऑप्शन ए लिखित ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। 219 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी तरीके से हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, संप्रेषण किसी भी पर्याप्त तरीके में किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाध्य साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सर्वांत तथ्यों को स्वीकार करें। उपयुक्त दृष्टिकोण प्रिवी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित में किस बात में व्यक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकिन बनाम अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन नंबर सी H.H.B. गिल बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन नंबर डी Q.E. बनाम अब्दुल्ला। 220 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाक्कल नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद में उपरोक्त निर्णय दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्म के तारीख निर्धारण हेतु सही? ऑप्शन नंबर ए एक मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखे हुए पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था सुसंगत है। ऑप्शन बी एक मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें एक के जन्म के बारे में बताया गया था सुसंगत तथ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एक के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें एक के बारे में बताया गया था साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक के जन्म के तारीख निर्धारण हेतु सुसंगत है। कैसा? तो एक के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखे हुए पत्र जिसमें एक के जन्म के बारे में बताया गया था क्या है? यह सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के दृष्टांत ठ पर बेस्ड है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित न्यायालय में से कौन से एक न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर पाकला स्वामीनाथन किम प्रेरण के बाद निर्णित किया था? यानी पाकला स्वामीनाथन किम प्रेरण के बाद किसका है? फेडरल न्यायालय, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर प्रिवी काउंसिल, मद्रास हाई कोर्ट या फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिवी काउंसिल का यह निर्णय 1939 में यह निर्णय दिया गया था पाकला स्वामीनाथन किम प्रेरण का, जो प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया था। ओके, पाकला स्वामीनाथन किम प्रेरण में न्यायाधीश कौन थे? तो लॉर्ड एटकिन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, ये जूरिस्प्रूडेंस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल में द्वारा किए गए निम्न कथन में से कौन सा एक कथन उसकी मृत्यु के पश्चात सुसंगत कथन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जिस मकान में क रहता है वह ख का मकान है। ऑप्शन बी, क को ख से 1000 रुपये लेने हैं। ऑप्शन सी, ख ने क की मानहानि की। ऑप्शन डी, ख जिस जमीन को जोतता है वह क की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने काल में क द्वारा किए गए निम्न कथन में से कौन सा कथन उसकी मृत्यु के पश्चात सुसंगत हो सकता है? तो क्या कौन सा हो सकता है? जिस मकान में क रहता था वह कान ख का है, या क्या हो सकता है? भारत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाद में एक साक्षी के परीक्षण में प्रति परीक्षण के उपरांत वाद पत्र सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस किया गया। उस न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई, उसकी अभी साक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य है। ऑप्शन बी, धारा 33 के अंतर्गत ग्राह्य है। ऑप्शन सी, धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य है। ऑप्शन डी, साक्ष्य में अग्राह्य है। 224 का सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 33 के अंतर्गत ग्राह्य है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रसंगत अभिसाक्ष्य ग्राह्य होता है। इस धारा के अंतर्गत किसी साक्ष्य में कथित तथ्य की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित किया जा सकता है। यदि वो साक्षी मर गया है या फिर नहीं मिल सकता है तो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। ओके, धारा 33 के अंतर्गत यह सुसंगत में आ जाता है और ग्राह्य तथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य लेखी पुस्तकों की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत है से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, आर बनाम गोविंद। ऑप्शन नंबर बी, पाकला स्वामीनाथन किंग पर। ऑप्शन नंबर सी, मोती सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी, LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण पांडे बनाम CBI। 225 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी LK आडवाणी बनाम CBI के मामले में यह बताया गया था कि जनहवाला डायरी केस के नाम से यह विख्यात है केस। ओके, इसमें बताया गया था कि दिल्ली का निर्णय लेख पुस्तकों की प्रविष्टि का सुसंगत से संबंधित है तथा इसमें यह लाल कृष्ण आडवाणी बनाम CBI का मामला किस नाम से भी जाना जाता है? जैन हवाला केस डायरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 34 पर आधारित है, जिसमें न्यायालय ने निर्णय किया कि डायरी में किसी राजनीतिक नेता ने नाम की प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यानी डायरी में किसी राजनीतिक नेता का नाम लिख दिया गया है तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ने ब पर 1000 रुपये का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में ब को इस रकम के ऋण दर्शाई। इस तरह की प्रविष्टि सुसंगत है? ऑप्शन ए सुसंगत नहीं। ऑप्शन बी सुसंगत। ऑप्शन सी, साक्ष्य में इसका कोई मूल्य नहीं। ऑप्शन डी, अस्वीकृति है, मतलब अस्वीकार योग्य। ओके, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह सुसंगत होता है। उक्त प्रकार की प्रविष्टि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 34 के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 34 के अनुसार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेख पुस्तिका की प्रविष्टियाँ सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से बाहरित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा। ओके, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।